ऊष्मा रसायन के नियम लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा अभी। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो गया। हीट एंथैल्पी, दहन ऊष्मा वगैरह हुआ कि नहीं? लास्ट हेडिंग बताओ बच्चा, क्या हुआ था? ऊष्मा दहन के उपयोग हो गए थे। चलो एक क्वेश्चन लिख लो पहले। एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल करा दिया जाए, छोटा सा कर लो, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, करेंगे। लिखिए, स्थिर दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीथेन की संभवन ऊष्मा, स्थिर दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीथेन की संभवन ऊष्मा, डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है। संभवन ऊष्मा माइनस 17.89 किलो कैलोरी है। 17.89 किलो कैलोरी है। तो किलो कैलोरी है, तो स्थिर आयतन पर उसकी संभवन ऊष्मा, स्थिर आयतन पर उसकी संभवन ऊष्मा ज्ञात कीजिए। स्थिर आयतन पर यानी कि डेल्टा ई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। आर की वैल्यू दी हुई है, लिख लीजिए। आर इट इज इक्वल टू 1.98 इंटू 10 की पावर -3 10 की पावर -3 कैलोरी, यूनिट लिखो कैलोरी, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। लिख लिया क्वेश्चन? सॉल्व कर लोगे? कोई सॉल्व कर सकता है? फार्मूला भी आपको बता दिया जाए, सब कुछ बता दिया, सॉल्व कर लेंगे? आपको क्या निकालना? स्थिर आयतन पर उसकी संभवन ऊष्मा। पहले तो रिएक्शन लिख लो मीथेन की। क्या हो जाएगा? गर्ल्स दिख रहा है? क्या बन जाएगा ये? CH4, ठीक है। अब बताइए इसका चेंज ऑफ एंथैल्पी कितनी दी है? क्वेश्चन में दिया है कितना? -7.17, आगे 89 किलो कैलोरी दिया है। आगे और कोई वैल्यू दिया? आर की वैल्यू कितना दिया है? 1.98 10 की पावर -13। और कोई वैल्यू दिया है? टेम्परेचर दिया होगा,
कितना दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे केल्विन में तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है, ये केल्विन में आ जाएगा। अब देखिए आपको निकालना क्या है, स्थिर आयतन पर, यही निकालना है क्या, स्थिर आयतन पर क्या निकालना है, संभवन ऊष्मा, यानी क्या, डेल्टा ई की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। एक पहले देख लो, बोर्ड पे छापो नहीं, अभी 5 मिनट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अगर इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एन आर टी ये होता है। ठीक है, यही लिखवाया है। आगे देखिए, अगर ये वैल्यू निकालने के पहले हमें ये पता होना चाहिए ना, डेल्टा एन बराबर क्या हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट में कितने मोल लिए गए हैं, एक ही तो है, यहाँ मोल कितना है, एक ही तो है। अभिकारक में मोल कितना हो जाएगा, 2, तो घटा दोगे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी, फार्मूले में रख दो उठा के, डेल्टा एच का मान दिया है। हाँ, ये हमने कल लिखवाया था आपको, क्या, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, H2 माइनस HC से कोई मतलब ही नहीं है, इससे मतलब है 2 मोल है, 2 मोल उठा के रख लेंगे। ये कल बताया तो था, नहीं आए थे क्या कल, हाँ इसी तरह नहीं आओगे, एब्सेंट रहोगे। आर की वैल्यू कितनी दी है, आर की वैल्यू कितनी दी, ये रहा 1.98 इंटू 10 की पावर -3 और इंटू 298। जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ सॉल्व करके। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट कर लो ना। जल्दी बताओ सॉल्व करके, फोन से ना करो, ऐसे करो दिमाग से, जल्दी करो, करो इसके आगे जल्दी, फटाक से बताओ कितना आएगा। कितना आ रहा है, हैं? किसी का नहीं आया, कितना आया था, 500। कितना आना चाहिए, कितना आया, कितना आएगा, आपको फार्मूला ये लर्न करके रखना है। ठीक है, आपको एक फार्मूला हमने और लिखाया है, डेल्टा एच इट इज इक्वल टू क्या, इंटरनल एनर्जी, शायद इंटरनल एनर्जी को हमने यू से लिखवाया है, माइनस, और यहाँ पे और लिखवाया डेल्टा इंथैल्पी, ये भी लिखवाया है, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, ये जो डेल्टा यू है ये भी क्या है आपका, एक्सटर्नल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, लिख लीजिए, इतना ही आएगा, लेकिन जैसे हमारी कमजोर मल्टीप्लाई वैसे तुम्हारी कमजोर। ठीक है,
लिख लीजिए, इतना ही आंसर आएगा। केल्विन प्लस कैलोरी। किलो कैलोरी में ही आंसर आएगा, किलो कैलोरी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दहन ऊष्मा, हमने लिखा है कल, हो गया है तो बहुत थोड़ा सा बचा है। नेक्स्ट लिखेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण ऊष्मा या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। रफ कर दिया जाए बोर्ड। उदासीनीकरण ऊष्मा उदासीनीकरण उदासीनीकरण ऊष्मा या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। न्यूट्रलाइज कब होता है, ये वाला रफ करें। यहां पर देखो लिखा उदासीनीकरण मीन्स न्यूट्रलाइज। कोई ऐसी न्यूट्रलाइज से कुछ समझ में आ रहा है क्या होता है? न्यूट्रलाइज क्या होता है? अच्छा, जैसे आप क्या कह रहे हैं, एसिड प्लस बेस। एसिड प्लस बेस जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। और ये कैसी रिएक्शन होगी? देखो, उदासीनीकरण का मतलब होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपका क्या? H2O। इसको तोड़ोगे तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन। अगर H प्लस आयन मिलता है दैट इज एसिड, अगर OH माइनस आयन मिलता है तो बेस। और एसिड को कैसे पहचानोगे? जितनी भी चीजें आप लोग खाते हो जो स्वाद में खट्टे लगते हैं, सारे के सारे एसिड्स होते हैं। और जो नमकीन और कसैले लगते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है, एसिड बेस दोनों बराबर खाते हो कि नहीं? अगर कोई भी बच्चा, अगर आपके शरीर में एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई शरीर में, तो आपका ये जो इतना बड़ा सा लीवर है ना, इसमें भी एक जो है केमिकल जो है हर समय बनता रहता है। क्या नाम है? HCl। और H कैसा चार्ज होता है? प्लस। और Cl तो ये एसिडिटी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। इसीलिए आपको कभी भी अपनी शरीर में कोई भी आप खाना खा रहे हैं तो एसिड और बेस दोनों इक्वल अमाउंट में लेना चाहिए। जब इक्वल अमाउंट में लोगे तो एसिडिटी नहीं बनेगी। नहीं तो बहुत लोगों को एसिडिटी स्टार्टिंग से बनने लग जाती है, और जिसको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है उसके सबसे ज्यादा चांसेस क्या होते हैं? पथरी बनने के चांसेस होते हैं, स्टोन बन जाएंगे आपके किडनी में। ठीक है, और जो बच्चे टमाटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, बिना टमाटर दाल में चाहिए, टमाटर की चटनी चाहिए, टमाटर सलाद में चाहिए, इसका जो बीज होता है, इसके बीज ये कभी पेट भी पचा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा केमिकल होता है? कौन सा केमिकल होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। अगर इसकी मात्रा अधिक हो गई शरीर में तो स्टोन बन जाएगा। ठीक है, जो लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते हैं, बहुत स्लिम रहने के चक्कर में रहते हैं ना, उनको भी बहुत ज्यादा एसिडिटी बनने लगती है। अगर एसिडिटी बनेगी तो आपको स्टोन बन जाएगा। ठीक है, बताने का मतलब ये था, उदासीनीकरण का मतलब होता है जब एसिड और बेस दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं तो आपका जो सॉल्ट बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, वो कैसा होता है? न्यूट्रलाइज होता है। ठीक है, अभी कुछ आप लिख लीजिए पहले।
1 ग्राम तुल्यांकी आम्ल, तुल्यांकी मतलब इक्विवेलेंट मतलब बराबर, आम्ल और बेस दोनों ही क्या होंगे, इक्वल अमाउंट होंगे। लिखिए 1 ग्राम तुल्यांकी आम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी मीन्स होता है इक्विवेलेंट एसिड एंड बेस, 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी क्षार के तनु विलयनों के परस्पर उदासीनीकरण करने पर उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा ऊर्जा में कमी उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा ऊर्जा में कमी या एंथैल्पी में होने वाली कमी को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लेंगे। लिखिए HNO3 प्लस NaOH क्या बन जाएगा, ये NaNO3 प्लस H2O, HNO3 प्लस KOH क्या बन जाएगा, ये KNO3 प्लस H2O, HCl प्लस और किससे करा दिया जाए NaOH क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2O। और कोई रिएक्शन बन सकती है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी तो रिएक्शन कर सकता है HCl, क्या बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH क्या बनाएगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस H2। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को हिंदी में बोलते हैं प्रबल अम्ल, ठीक है। और एक होता है स्ट्रॉन्ग, पढ़ाया गया है, हाँ होता है क्षार। बताओ इसमें जितनी मैंने रिएक्शन लिखी है, ठीक है, इससे पहले बताओ कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है।
HCl, HCl हो गया, और कुछ भी नहीं है। NaOH, कौन बोला? NaOH होगा। एसिड पूछ रहे हैं। H2SO4 तो हमने लिखा ही नहीं रिएक्शन में, सिर्फ HCl ही होगा। अगर HNO3 को तोड़ोगे मूर्खों, ये प्लस पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या एसिड में आएगा कि नहीं? ये भी बहुत ही स्ट्रांग होता है। अभी अभी हमने डेफिनेशन क्या बताया? एसिड कौन होगा? जिसको तोड़ने पर H+ आयन, ठीक है, वो क्या होगा? एसिड होगा, ठीक है। और बेस क्या होगा? जिसपे OH, OH पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्या हो जाएगा? सबसे प्रबल हो जाएगा। KOH है कि नहीं है? KOH भी है। जिसमें OH नेगेटिव आयन मिलेगा वो क्या होता है? बेस होता है। और जिसमें H+ आयन मिले वो कैसा होता है? एसिड होता है, सिंपल। और वाटर क्या होता है? एसिड होता है कि बेस होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? हैं? न्यूट्रल क्यों होता है? एसिड और बेस के बीच की कड़ी है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जो है वाटर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। 0 से अगर 7 तक है आपका तो क्या होगा? एसिड होगा, ठीक है। अगर 7 से ऊपर है, ठीक है, तो वो क्या होगा? बेस होगा। और किसी का 7 है तो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। और ये पीएच स्केल बताया किसने था? इसको साइंटिस्ट का नाम क्या था? अरे याद है, था, भूल गए। 10th क्लास में है ये पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू को किसने बताया? मयंक। ऑप्शन नहीं रहता हमारे डिक्शनरी में कभी। चलो शुरुआत के 2 अक्षर बता देना, तीसरा तो एकदम सिंपल है। ये लो, SO। आप बताओ, कुछ गैस आया? लो, हिंदी में लिख दिया। आगे बताओ। सोरेंसन है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ऊष्मा रसायन के नियम। अच्छा, तुम लोगों का दिमाग ऐसा है ना, तुम लोगों का माइंड ऐसा है कि जो सामने चैप्टर आते जाते हैं आप उनको रीड करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो पीछे आप पढ़ चुके हैं, जैसे 9th में जो चीजें पढ़ चुके हैं, 10th में साइंस में, वो भी केमिस्ट्री में, वो सब चैप्टर 9th का वहीं पर भूल आए हो ना, 10th का वहीं पर भूल गए, पढ़े ही नहीं थे। क्यों मैम? क्यों नहीं पढ़ा? बाकी बच्चों की तो नहीं खराब थी। कितने परसेंटेज बने हैं? 25। अगला है न्यू टॉपिक। देखो, ऊष्मा रसायन के नियम, ऊष्मा रसायन के नियम। और ये जो नियम है, ये जो है थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उस पर आधारित है, ठीक है, फर्स्ट लॉ पर आधारित है। और ऊष्मा रसायन के नियम कितने लोगों ने दिया है? कितने लोगों ने दिया है? 2 लोगों ने दिया है, ठीक है। कितने लोगों ने दिया है? 2 लोगों ने दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन?
बताइए। फादर ऑफ केमिस्ट्री, सर्च करने लगो तुरंत, तुरंत पीछे पन्ना पलट गया। टल याद था, लेकिन शुरुआत का नाम याद कराया था। पढ़ना नहीं आ रहा, आंसर मिल गया है लेकिन पढ़ना नहीं आ रहा है। स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग बताओ। हिंदी में नहीं, इंग्लिश के स्पेलिंग बताओ। लेवासिए के इंग्लिश बताइए स्पेलिंग। पूरी क्लास को मारेंगे आज, पूरी क्लास को, गर्ल्स बॉयज सब पिटेंगे आज मुझसे। हिंदी में लेवासिए पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश में लेवासियर होता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, एक नियम इन्होंने दिया था, ठीक है, और इन्हीं के साथ एक साइंटिस्ट और थे, लैपलॉस। ठीक है, इन्होंने भी दिया था, लेकिन आपको पढ़ना किसका लॉ है? हेस का नियम पढ़ना है। किसका पढ़ना है? पढ़ना किसको है आपको? हेस लॉ। और इसी को हम डिटेल में लिखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लिखिए, ऊष्मा रसायन के नियम, लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। ऊष्मा रसायन के मुख्य दो नियम हैं। ऊष्मा रसायन के मुख्य दो नियम हैं। ये दोनों ही नियम, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऊष्मा रसायन के जो नियम है थर्मोडायनेमिक्स के किस नियम पर आधारित है, तो पता होना चाहिए किस नियम पर आधारित है? फर्स्ट लॉ पर। ठीक है, लिख लीजिए एक लाइन में, ये दोनों नियम ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम पर आधारित हैं। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम पर आधारित हैं। पहला लिखा दे क्या दो लाइन का? पहली हेडिंग लिख लेंगे लाप्लास का नियम या लाप्जे का नियम, वही लेवासिए। लाप्लास हिंदी में भी लिख दिया जाए क्या भाई? लाप्लास का नियम। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक को, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक को उसके तत्वों में विघटित करने के लिए, विघटित मीन्स डिसोसिएट, विघटित करने के लिए आवश्यक, विघटित मीन्स समझो तोड़ना, विघटित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा यौगिक को उसके तत्वों से, यौगिक को उसके तत्वों से बनाने पर उत्सर्जित हुई ऊष्मा, उत्सर्जित हुई ऊष्मा, उत्सर्जित हुई ऊष्मा के बराबर होती है। उत्सर्जित हुई ऊष्मा के बराबर होती है। एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल कई बार आपको लिखा चुके हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? CO2। चेंज ऑफ एंथैल्पी कितनी होगी?
माइनस 94.0 किलो कैलोरी। अगर यही रिएक्शन क्या हो जाए, उल्टा कर दिया जाए, तब क्या मिलेगा? हाँ, प्लस लग जाएगा आगे, 94 किलो कैलोरी। किसने बताया था? लैप्लास ने बताया था। लिख लिया? नीचे डालो एक्सप्लेनेशन, इसके नीचे डालो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में लिखो व्याख्या, इसमें लिखो यदि कार्बन और ऑक्सीजन, यदि कार्बन और ऑक्सीजन से CO2 गैस का, यदि कार्बन और ऑक्सीजन से CO2 गैस का 1 मोल बनने में, CO2 गैस का 1 मोल बनने में 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है। तो लाप्लास के नियम के अनुसार, तो लैप्लास के नियम के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 1 मोल को उसके तत्वों में विघटित करने में, 1 मोल को उसके तत्वों में विघटित करने में 94.0 किलो कैलोरी, विघटित करने में 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट लाइन से ब्लैक पेन से लिख लो इसको। यह नियम सभी प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए, यह नियम सभी प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए सही है, सभी प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए सही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्टिंग डालेंगे हेस का नियम। हेस का नियम हिंदी में लिख दिया जाए, हैं? हेस का नियम, हेस का नियम हेडिंग लिख लिया? लिखिए इसमें रूसी वैज्ञानिक, रूस के थे ये, रूसी वैज्ञानिक हेस ने, रूसी वैज्ञानिक हेस ने 1840 में 1840 में ऊर्जा की अविनाशिता के नियम के आधार पर,
ऊर्जा की अविनाशिता के नियम के आधार पर स्थिर ऊष्मा योग नियम को प्रतिपादित किया। स्थिर ऊष्मा योग नियम भी इसे बोला जाता है, इसके नियम को, ठीक है। हीट कंसंट्रेशन, स्थिर ऊष्मा योग नियम को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट लाइन से हेस के अनुसार इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, यदि एक ही रासायनिक परिवर्तन एक या अधिक विधियों से एक या अधिक पदों में पूर्ण किया जाए तो पूर्ण परिवर्तन में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा सदैव समान होती है। चाहे परिवर्तन किसी भी विधि से पूर्ण किया गया हो। चाहे परिवर्तन किसी भी विधि से पूर्ण किया गया हो। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इस नियम को ऊर्जा संरक्षण नियम से सिद्ध किया जा सकता है। लिख लिया? बोर्ड पे देखेंगे। इसने क्या बताया, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें मान लीजिए कोई रिएक्शन क्या हो रही है, जेड में चेंज हो रही है, ए से बी में, बी से सी में, सी से जेड पर, ठीक है। कोई निश्चित टेम्परेचर है, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये हो रहा है, ठीक है। तब इसको दो विधियों से लिखा जा सकता है। पहली विधि से क्या लिखा जा सकता है, एक इसमें चेंज हो रहा है डायरेक्ट जेड में, दूसरी विधि इसकी क्या है लिखने की, एक इसमें चेंज हो रहा है जेड में, तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, Q1। ए से जेड में गया तो अभी लिखो नहीं भाई, दूसरी विधि में ए से कहां गया, बी पर गया तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी, Q1। समझ आया?
दूसरा फिर बी से कहां गया, सी से गया, और यहां तक जाने में डेल्टा एच की वैल्यू कितनी, Q2, फिर सी से कहां गया, जेड पर, फिर डेल्टा एच बराबर कितना, Q3। पहले ये फिगर बना लो, ये फिगर बनाओ, ये नहीं लिखना है, इसके ऊपर एक लाइन और लिखनी है। फिगर ड्रॉ करो। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिगर ड्रॉ हो गया। नीचे एक लाइन लिखेंगे, माना निश्चित ताप पर, माना निश्चित ताप पर ए को जेड में, माना निश्चित ताप पर ए को जेड में दो प्रकार से, ए को जेड में दो प्रकार से परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित करते हैं। अब दूसरी दोनों प्रोसेस लिख लीजिए, पहली और दूसरी दोनों लिख लीजिए। हो गया। लिखिए, जहां Q1, Q2 एवं Q3, ये तीनों लिखेंगे। Q1, Q2, Q3 लिखें। जहां Q1, Q2 व Q3 क्रमशः द्वितीय विधि के प्रथम कॉमा द्वितीय एवं तृतीय माध्यमिक पदों में, माध्यमिक बीच के, फिर से बोल दें, जहां Q1, Q2 व Q3 क्रमशः, हो गया, द्वितीय विधि के प्रथम कॉमा द्वितीय एवं तृतीय माध्यमिक पदों में, द्वितीय एवं तृतीय माध्यमिक पदों में अवशोषित ऊष्माएं हैं, अवशोषित, एब्जॉर्ब, अवशोषित ऊष्माएं हैं। अतः माध्यमिक पदों में परिवर्तन के फलस्वरूप, माध्यमिक पदों में परिवर्तन के फलस्वरूप अवशोषित कुल ऊर्जा, अवशोषित कुल ऊर्जा Q2 बराबर Q1, Q2, Q3, अवशोषित कुल ऊर्जा Q2 बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नेक्स्ट लाइन से लिख लेंगे, हेस के नियमानुसार, हेस के नियमानुसार Q1 इट इज इक्वल टू
Q1 it is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 it is equal to Q2. हेस का नियम भी खत्म। आगे लिखेंगे, हेस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। पॉइंट वाइज लिख लेंगे, 3-4 पॉइंट कहां कहां यूज होता है। एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ या हेस के नियम के अनुप्रयोग। पहला पॉइंट लिखेंगे, अभिक्रिया ऊष्मा के निर्धारण में, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया ऊष्मा के निर्धारण में, अभिक्रिया ऊष्मा के निर्धारण में। सेकंड पॉइंट, यौगिकों की संभवन ऊष्मा के निर्धारण में, यौगिकों की संभवन ऊष्मा के निर्धारण में। डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तीसरा लिख लेंगे, अपर रूपों की रूपांतरण ऊष्मा के निर्धारण में, अपर रूपों की रूपांतरण ऊष्मा के निर्धारण में। डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। 3 हो गया, एक और लिख लो, बंद ऊर्जाओं की गणना में, बंद ऊर्जाओं की गणना में कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। चैप्टर आपका फिनिश। लास्ट एक छोटा सा नन्ना सा 2 लाइन का टॉपिक है, लिखेंगे, लिखा चुके हैं इसको, लेकिन अब आपके सिलेबस में तो 2 लाइन लिख लो। लिखोगे? लिखा चुके हैं, लास्ट टॉपिक है, चैप्टर में है, तो लिख लो थोड़ा सा। इसके बाद जो चैप्टर है सॉल्यूशन, वो वाली क्लास कोई मिस नहीं करेगा। सॉल्यूशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वहां पे आपको चार्ल्स का नियम पता होना चाहिए, बायल का नियम पता होना चाहिए, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ठीक है, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ये सब आप सॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरिया का पूछा जाता है कि यूरिया को इतना लेंगे, इतने ml में डिसॉल्व करेंगे, तब उसका अमाउंट क्या आएगा, ठीक है। अगर यूरिया की जगह और कुछ भी लेते हैं, सबसे ज्यादा यूरिया का ही पूछा जाता है, NH2CONH2, ठीक है। और इसका आपको जैसे यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट रट डालिए जबान पे कितना आता है, ठीक है। जो छोटे छोटे उनको निकालना ना पड़े आपको कि आप 1 घंटे उनका एटॉमिक मास लिख रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये आप छोटे छोटे से जो टर्म है, ये आप बिल्कुल लर्न करके रखिए, जैसे क्वेश्चन में आना है फटाक से लिख लेना है, ठीक है। अगला एक छोटा सा टॉपिक है, फिलहाल हम लिखा चुके हैं, लेकिन अनुनाद ऊर्जा ये लिख चुके हैं, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री में 2 लाइन लिखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ठीक है। लिखिए रिजोनेंस एनर्जी, और किसका पढ़ेंगे, किसने दिया था ये, याद है कि भूल गए हो,
बेंजीन की संरचना किसने दिया था जो वैलिड है? केकुले ने। बोर्ड पे लिखा, इसकी बात भी नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग। लिखा दें 2 लाइन। लिखिए, किसी यौगिक के अनुनाद संरचना, किसी यौगिक के अनुनाद संरचना रखने के कारण जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। अच्छा बताओ, अनुनाद ऊर्जा जो होता है इसको हमेशा प्लस में लिखा जाता है कि माइनस में लिखा जाता है? एक लाइन लिखो, अनुनाद ऊर्जा सदैव ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ये ऊर्जा को उत्सर्जित करती है, इसलिए क्या आएगा इस पे चार्ज? नेगेटिव चार्ज। सदैव ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लाइन से हो गया है, फिलहाल इससे ज्यादा नहीं लिखना, लेकिन हेस के नियम में क्या यूज है लिख लो। नेक्स्ट लाइन से, हेस के नियम का प्रयोग करके जल्दी लिख लो तो मेरे पास 10 मिनट बच जाए। हेस के नियम का प्रयोग करके अनुनाद ऊर्जा का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन आए कि हेस के नियम से क्या अनुनाद ऊर्जा बेंजीन का मान निकाला जा सकता है, तो आप क्या लिखेंगे? यस, निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव होते हैं। ठीक है, लिख लिया? बस इतना बहुत है। फॉर्मूला लिखा दे अनुनाद ऊर्जा का। अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी रहेगी तो फटाक से पुट करके दोनों को माइनस करके निकाल लेना है। लिखा देंगे आप? क्वेश्चन 1 लिखो, अनुनाद ऊर्जा बराबर, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसे आ जाएगा, अगर पेपर टफ बनेगा तब। अनुनाद ऊर्जा बराबर यौगिक की प्रयोगात्मक रूप से, पूरा कंप्लीट वाला लिखा रहे हैं फॉर्मूला आपको, यौगिक की प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित संभवन ऊष्मा माइनस यौगिक की बंद ऊर्जाओं द्वारा, बंद ऊर्जा मतलब जो डबल बॉन्ड होगा, यौगिक की बंद ऊर्जाओं द्वारा निर्धारित संभवन ऊष्मा, यानी क्या हो जाएगा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बराबर क्या हो जाएगा? रेजोनेंस एनर्जी बराबर A माइनस बी किलो कैलोरी में आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू दोनों दिया रहेगा, बीच में घटाना रहेगा। क्वेश्चन करा दें क्या? एक क्वेश्चन करा दें? लिख लीजिए क्वेश्चन लिख लीजिए। केकुले संरचना के आधार पर, केकुले वो लिखा है बोर्ड पे, केकुले संरचना के आधार पर
बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट रोमन अंक वाला फर्स्ट लिखिए। बेंजीन की संभवन ऊष्मा, बेंजीन की संभवन ऊष्मा माइनस, बहुत कम वैल्यू होगी, लिख लीजिए। बेंजीन की संभवन ऊष्मा माइनस 358.5 किलो कैलोरी हो गया। संभवन ऊष्मा इतना दिया है, तथा संभवन ऊष्मा माइनस 358.5 किलो कैलोरी तथा यौगिक की बंध ऊर्जाओं द्वारा, यौगिक की बंध ऊर्जाओं द्वारा निर्धारित संभवन ऊष्मा, निर्धारित संभवन ऊष्मा इट इज इक्वल टू 208.5 किलो कैलोरी। अब इसी फार्मूले पर रख देंगे रिजोनेंस एनर्जी, घटा के बता दो कितना आंसर आएगा। कितना आएगा जल्दी बता दो आंसर, देखते हैं किसका मैच करता है एकदम एग्जैक्ट। कितना आया? वेरी गुड, कितना फास्ट, -1.50 किलो कैलोरी। गुड, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा वेरी सिंपल, कर लोगे ना। चलो आपका चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर आपका है क्या? सॉल्यूशन या विलयन। अब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अभी समय है। क्वेश्चन सुनिए, ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है? आप बताएंगे आंसर। पूछा जाए, पहले तो हेस के नियम से पूछ लेते हैं। एक्सरसाइज पीछे दी हुई है, पूछा जाए। हेस के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया जा सकता है या नहीं? है प्रयोगात्मक, प्रयोग करके इन्होंने सिद्ध करके निकाला है, थर्मोकेमिस्ट्री में डिटर्मिनेशन किया है? नहीं, प्रयोगात्मक रूप से इनको नहीं सिद्ध किया जा सकता है, सिर्फ थ्योरेटिकल दिया है इन्होंने। लटकाओगे क्या क्वेश्चन ऐसे ही तुम लोग? चलो अच्छा एक क्वेश्चन और सुनो। हेस के नियम का आधार क्या है? अभी अभी लिखाया है। पहला रूल कौन सा है थर्मोडायनेमिक्स का? हेस के नियम का आधार क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। पहला नियम क्या है आपका थर्मोडायनेमिक का? अभी अभी एक लाइन लिखवाया आपको हाईलाइट करा के। ऐसे ही चौपट करोगे पेपर, आउटपुट 0 है तुम लोगों का। चलो अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, चलो बताओ। आपको बताना है जैसे जुगनू का चमकना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? जुगनू का चमकना, केमिकल से लाइट, अंदर उसके अंदर केमिकल जो भी रिएक्शन होती है, जो चेंज होता है उसको तो नहीं देख पाते ना तुम, तो जो केमिकल चेंज होता है वो प्रकाश में आपको दिखाई देता है ही नहीं, जुगनू का चमकना। तो अच्छा इसको बताओ, रेडियो का बजना, रेडियो का बजना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक से किस में जा रहा है? साउंड में। सुनाई नहीं देता है क्या? रेडियो, रेडियो नहीं जानते हो क्या तुम लोग? अच्छा बताओ एकदम सिंपल, एकदम सिंपल जो तुम लोगों के घरों में है, बल्ब का जलना है,
इलेक्ट्रिक से लाइट, ये तो बहुत इजी था। अच्छा एक थोड़ा सा पूछा जाए, ये भी बता ले जाओगे, जो माचिस की तीली में आगे सबसे आगे रेड पार्ट लगा होता है, उस केमिकल का नाम क्या है? रेड फास्फोरस। अब बताओ, जिसने बताया आंसर, फास्फोरस का जलना किस प्रकार का चेंजमेंट है? ये जो जलाते हो रगड़ के, दोनों परिवर्तन बताओ किससे किस में कन्वर्ट होता है? ये चेंजेस नहीं पढ़े हो क्या तुम लोग? चेंजेस नहीं पढ़े हो क्या? ये 9th 10th की क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन तो बता लोगे ना, ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है जब कोई तेज गति करती हुई कार लाल सिग्नल पर एकाएक रुकती है? अरे है, वेलोसिटी को जीरो करने के लिए। और ब्रेक पे पैर रखो तो टायर ऑटोमेटिक चिपक जाएंगे। करते हो प्रैक्टिकल, लेकिन मुंह से नहीं बोल पा रहे हो। इतना सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है? सबको आता है, लेकिन सेंटेंस नहीं बन रहा है दिमाग में। क्या है? कोई नहीं बताएगा, प्रिंस बताएगा। खड़े हो आज तुम। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है? नहीं पता? कौन पता करेगा? पापा, मम्मी? आज अपनी नोट्स हमको दे देना, ठीक है? हम रट्टा मार के नीट का पेपर दे देंगे, ठीक है? ऐसे ही तुम्हें निकालना है पेपर। अभी कितने दिन हुआ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हुए? 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। क्या होता है मयंक, आप बताइए, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है? 9th क्लास से लर्न कराया जाता है। बताइए। बट चेंज होता है। या तो पूरा हिंदी में बोलो या तो पूरा इंग्लिश में बोलो। बट चेंज इनटू, आगे वन फ्रॉम अनदर फॉर्म, सिंपल सा। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है किसी का रिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है? और मैंने देख लिया कितना आपको लर्न है। अभी अभी हमने हेस का नियम लिखवाया कि हेस के नियम ने क्या बताया, कौन सा इसमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल लग रहा है, सेकंड लग रहा है, कहां पर अप्लाइड होगा कहां पर नहीं। 2 मिनट में आप खा गए। हम सिर्फ जितना बोल रहे हैं, मयंक ये बंद करो।